हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की ये वीडियो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 के सब्जेक्ट को चूज़ किया था, तो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे सब्जेक्ट के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिलेबस के अंदर टोटल आपको 3 यूनिट्स पढ़नी है, और हर एक यूनिट्स के अंदर कुछ सब टॉपिक होते हैं जो कि आपको समझना होता है। तो चलिए एक एक करके इन तीनों यूनिट्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंदर हमें समझना है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में और उनकी नीतियों के बारे में। तो यूनिट सेकंड है जैव विविधता और संरक्षण। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमें जैव विविधता के बारे में समझना है और उसके जो खतरे हैं उसको समझना है, और किस तरीके से हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं, इस चीज़ों को समझना है। और इसके अलावा वैश्विक पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनको अच्छे से समझना है। तो यूनिट थर्ड है मानव समुदाय और पर्यावरण। तो इसके अंदर बेसिकली हमें भारत में जो पर्यावरणीय कानून है उन्हें समझना है। इसके अलावा भारत में जो पर्यावरणीय आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन, तो इन सभी आंदोलनों को अच्छे से समझना है। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन है इसको समझना है। तो इन टॉपिक में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, सबसे पहले जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टाइमिंग होती है 1 घंटा 45 मिनट की टाइमिंग दी जाती है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल 50 नंबर का ये आपका पेपर होता है, जिसमें 2 पार्ट्स में ये आते हैं। पार्ट ए 30 नंबर का होता है और जो पार्ट बी होता है वो 20 नंबर का होता है। अब हम बात करते हैं एसवाल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एसवाल वालों के लिए 2 घंटा 30 मिनट का ये पेपर होता है, और मैं आपको बता दूं कि ये टोटल उनका 70 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए 30 नंबर का होता है, पार्ट बी 20 नंबर का होता है, और जो पार्ट सी है आपका वो 20 नंबर का होता है। तो इस तरीके से टोटल आपका 70 नंबर का ये पेपर होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप अपना जो एग्जाम है या तो हिंदी मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर इंग्लिश मीडियम में, किसी भी एक मीडियम के अंदर आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरे स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्जाम में इस यूनिट से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इस यूनिट से जो पहले टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैव विविधता पर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, और इसे मापने के प्रकार के बारे में बताइए, इसके तरीकों के बारे में बताइए। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैव विविधता संकट में उसके क्या रीजंस है उसके बारे में बताइए। इसके साथ ही आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के नुकसान में सबसे बड़ा योगदान किन कारकों का है। तो एज यू नो, इसमें मानव का सबसे बड़ा हाथ रहा है जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने में। तो आइए हम समझते हैं आखिर जैव विविधता होती क्या है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर इतने सारे पेड़ पौधे और जानवर क्यों हैं, और ये धरती पर अलग अलग तरह की प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं, और इसी जीव की प्रजाति को जैव विविधता कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैव विविधता जीवित जीवों जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, इनकी विविधता है यानी वैरायटी है। जैविक विविधता या जैव विविधता जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार के बारे में, इसके स्तरों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव विविधता को 3 स्तरों में देखा जा सकता है।
पहला है आनुवांशिक विविधता, दूसरा है प्रजातीय विविधता और तीसरा हैगा पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवांशिक विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवांशिक विविधता का मतलब है किसी प्रजाति के भीतर जीनों यानी आनुवांशिक गुणसूत्रों की विविधता, यानी इसमें वैरायटी। इसका मतलब होता है एक ही प्रजाति के जीवों में जो छोटे छोटे फर्क होते हैं जो उनके जीन यानी डीएनए में होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही प्रजाति के जीवों में कुछ समानताएं हो सकती है लेकिन उनके जीनों में कुछ अंतर भी हो सकता है। इसके अलावा आनुवांशिक विविधता किसी आबादी को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालने और समय के साथ इवॉल्व होने की अपॉर्चुनिटी देती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवांशिक विविधता को किसी जनसंख्या में विभिन्न एलील, जीनोटाइप या फेनोटाइप की संख्या से मापा जा सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक पौधे की अलग अलग किस्में या एक जानवर की अलग अलग जातियां इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रजातीय विविधता के बारे में। तो प्रजातीय विविधता से हमारा मतलब है किसी भौगोलिक क्षेत्र में यानी किसी इलाके में पाए जाने वाली अलग अलग प्रजातियों के विविधता यानी वैरायटी से है। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव अपनी अलग अलग विशेषताओं के साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा प्रजातीय विविधता को मापने के लिए ये देखा जाता है कि उस इलाके में कितनी तरह की प्रजातियां हैं, कितनी संख्या में हैं और कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से हमारा अभिप्राय किसी भौगोलिक क्षेत्र में यानी किसी इलाके में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता से यानी इसकी वैरायटी से। पारिस्थितिकी तंत्र को आप ऐसे समझिए कि ये अलग अलग जीवों का नेचुरल घर होता है जहाँ उन्हें रहने, खाने और जीने का पूरा माहौल मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता किसी एक इलाके के अंदर ही मिलती है, मतलब एक ही जगह पर आपको जंगल, नदी, पहाड़ जैसे अलग अलग नेचुरल सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। और इस तरह के विविधता में जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और पहाड़ भी देखने को मिलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता को किस तरीके से मापा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता को 3 तरीकों से मापा जा सकता है, जिसमें पहला है अल्फा विविधता, दूसरा है बीटा विविधता और तीसरा हैगा गामा विविधता। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अल्फा विविधता के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्फा विविधता किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रजातियों की विविधता यानी वैरायटी को दिखाता है, बताता है। इसके अलावा ये किसी स्पेसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या और उनके वितरण को मापता है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए किसी जंगल में 100 अलग अलग प्रजातियां हैं, तो ये उस जंगल की अल्फा विविधता 100 होगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं बीटा विविधता की तरफ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीटा विविधता विभिन्न क्षेत्रों के बीच जैव विविधता के बीच अंतर को बताता है यानी डिफरेंस को बताता है। तो बीटा विविधता ये मापता है कि 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों में कितनी भिन्नताएं हैं, कितने डिफरेंस है, ये उन्हें कैलकुलेट करता है। जैसे मान लीजिए एक जगह 50 प्रजातियां हैं, दूसरी जगह 30 और दोनों में 10 ऐसी प्रजातियां हैं जो कॉमन हैं। तो बीटा विविधता ये बताएगा कि इन दोनों जगहों में कितना फ़र्क है। तो आइए अब हम बात करते हैं गामा विविधता के बारे में। तो ये बड़े इलाके या पूरे इलाके की जैव विविधता को दिखाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गामा विविधता अल्फा और बीटा विविधता का योग यानी एडिशन होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जैव विविधता के विलुप्त होने के क्या रीजंस थे। मतलब आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जैव विविधता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ मनुष्य का ही है यानी मानव का है। क्योंकि जब इंसान बिना सोचे समझे जंगल काटता है, नदियों को गंदा करता है और ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो इससे जैव विविधता पर बुरा असर पड़ता है। मतलब इंसानी कामों की वजह से कई प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।
तो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने में यानी जैव विविधता के विलुप्त होने का जो पहला रीज़न है वो है प्राकृतिक आवास का विनाश। दूसरा है लकड़ी और वनों उत्पादों का ज़्यादा इस्तेमाल। और तीसरा है अवैध शिकार। चौथा है वनों की कटाई। और पांचवा है शहरीकरण। छठा है प्रदूषण। और सातवां हैगा जलवायु परिवर्तन। और लास्ट है प्राकृतिक आपदाएं। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक आवास का विनाश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम जंगल काटकर उसे खेत, घर या फैक्ट्री में बनाते हैं, वैसे वैसे जानवरों और पौधों का घर खत्म होता जा रहा है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उनके रहने की जगह खत्म होती जा रही है। ये जैव विविधता के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। नेक्स्ट है लकड़ी और वन उत्पादों का ज़्यादा इस्तेमाल। तो जंगल से लकड़ी, कागज और ईंधन के लिए बहुत सारे पेड़ को काटा जाता है। जब पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई होती है तो जंगल की जैव विविधता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है अवैध शिकार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जंगली जानवरों को मांस, हड्डी, दांत जैसी चीज़ों के लिए चोरी छुपे मारते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके। ये काम जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इससे जानवर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है वनों की अवैध कटाई। जब बिना परमिशन या चोरी छुपे पेड़ों को काटा जाता है तो इसे अवैध कटाई कहते हैं। इससे जंगल और वहाँ के रहने वाले जैव विविधता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इसका अगला रीज़न है शहरीकरण। तो जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल काटकर वहाँ घर और रास्ते बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ जंगल कम होते जा रहे हैं और वहाँ की जैव विविधता घटती जा रही है। इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हवा, पानी और ज़मीन में गंदगी यानी प्रदूषण से जैव विविधता को बहुत ही नुकसान पहुँचता है। ये जानवरों और पेड़ पौधों की ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं, उन्हें मार सकता है और उनके बच्चे पैदा करने की ताकत को कम कर सकता है और उनका घर भी खराब कर देता है। तो इसका अगला रीज़न है जलवायु परिवर्तन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। समुद्र का पानी बढ़ता है और जो मौसम है वो अजीब हो जाता है। इन सभी चेंजेस की वजह से जानवरों और पौधों के रहने की जगह खत्म हो जाती है और कई बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है प्राकृतिक आपदाएं। तो बाढ़, सूखा, जंगल की आग, भूकंप जैसी आपदाएं जानवरों और पौधों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इन आपदाओं से कई सारी प्रजातियां मर जाती है, इसीलिए ये जैव विविधता के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता से हमें क्या फ़ायदा होता है, यानी इसके बेनिफिट्स के बारे में। या फिर आप कह सकते हो कि जैव विविधता का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट है आर्थिक मूल्य, सेकंड है पारिस्थितिक मूल्य और थर्ड है सामाजिक मूल्य। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक मूल्य के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता से हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जंगल और पौधे हमें खाना, साफ पानी, ईंधन और दवाइयाँ देते हैं और जानवरों से हमें मांस, अंडा और दूध मिलता है। इसके साथ ही जंगल हमें बाढ़ और मौसम के खतरों से बचाते हैं। इसका अगला बेनिफिट है पारिस्थितिक मूल्य। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता हमारी धरती का संतुलन बनाए रखती है। ये क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, मिट्टी को बनाए रखती है और पॉल्यूशन को कम करती है। जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे क्लाइमेट बदलने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसके अलावा पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन नहीं होता। जंगल और पेड़ मिलकर प्रदूषण को कम करते हैं। तो इसका अगला बेनिफिट है सामाजिक मूल्य। जैव विविधता हमारे लिए कई सामाजिक लाभ प्रदान करता है। जैव विविधता हमें मनोरंजन, शिक्षा और आध्यात्मिक मूल्य प्रदान करता है। जैसे लोग प्रकृति में समय बिताकर आनंद का अनुभव करते हैं और साथ ही साथ ये तनाव को भी कम करता है। तो अभी तक हमने समझा कि किस तरीके से मानव का जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, जो मनुष्य है वो अपनी गलती से ही सीखता है। तो जैसे ही मनुष्य को ये पता चला कि हम जैव विविधता को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो हमने क्या किया कि जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स अपनाए, काफ़ी सारी विधियाँ अपनाए, काफ़ी सारे तरीके अपनाए, जिससे कि हम जो जैव विविधता है उसे बचा सकें। तो इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि जैव विविधता के संरक्षण में जो विभिन्न विधियाँ हैं
जो विभिन्न तरीके हैं उनके बारे में बताइए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हमारे द्वारा जैव विविधता को बचाने के लिए जो भी मेथड्स अपनाए गए हैं, जो भी तरीके अपनाए गए हैं, उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जैव विविधता संरक्षण का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता संरक्षण का मतलब है धरती पर रहने वाले सभी जानवर, पेड़ पौधे और पर्यावरण को बचाना। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए यानी जैव विविधता को बचाने के लिए 2 मेथड्स बनाए गए हैं। इसमें जो पहला मेथड है वो है यथार्थ स्थान संरक्षण। इसका मतलब है जीवों को वहीं बचाना जहाँ पर वो रहते हैं। इसे हम इन सिटू संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हैगा पूर्व स्थिति संरक्षण, मतलब जीवों को उनके घर से बाहर किसी सुरक्षित जगह पर बचाना, और इसे हम एक्स सिटू संरक्षण के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही मेथड्स जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए अब हम समझते हैं कि यथार्थ स्थान संरक्षण, जिसे इन सिटू संरक्षण भी कहते हैं, और पूर्व स्थिति संरक्षण, जिसे एक्स सिटू संरक्षण भी कहते हैं, आखिर इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे समझते हैं। जिसमें सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना ही इन सिटू संरक्षण यानी यथार्थवाद संरक्षण कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पूर्व स्थिति संरक्षण की बात करें यानी एक्स सिटू संरक्षण की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना ही एक्स सिटू संरक्षण यानी पूर्व स्थिति संरक्षण कहलाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके स्थान के बारे में, यानी जितने भी जो जीव जंतु होते हैं उन्हें किस प्लेस पर रखा जाता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन सिटू संरक्षण के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिटू संरक्षण जंगल, उद्यान, अभ्यारण्य जैसे प्राकृतिक वातावरण में होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्स सिटू संरक्षण की बात करें तो एक्स सिटू संरक्षण चिड़ियाघर, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान जैसे आर्टिफिशियल या विशेष रूप से तैयार किए गए एक इन्वायरमेंट में किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिटू संरक्षण का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों को उनके नेचुरल रूप में बनाए रखना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्स सिटू संरक्षण की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो संकटग्रस्त प्रजातियों यानी जो जातियाँ विलुप्त होती आ रही हैं उन्हें बचाना और उनकी संख्या को बढ़ाना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इन सिटू संरक्षण के अंदर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक्स सिटू संरक्षण के अंदर चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और जीन बैंक आते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिटू संरक्षण में प्रजातियाँ अपने नेचुरल रूप में डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्स सिटू संरक्षण की बात करें तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है, उनका जो घर है वो ऑलरेडी तबाह हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो इस मेथड से हम इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं और इस मेथड से हम वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड वाइड प्रजातियों को सेव कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके नुकसान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिटू संरक्षण अगर प्राकृतिक आवास खतरे में हो तो संरक्षण असफल हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्स सिटू संरक्षण की बात करें तो प्रजातियां आर्टिफिशियल तरीके से वातावरण में रहने की वजह से अपना जो प्राकृतिक व्यवहार है वो खो सकती है, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से बड़ा किया गया है। तो इसकी वजह से वो अपना जो नेचुरल बिहेवियर है उसे खो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं इन दोनों में कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है और कौन सा सस्ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिटू संरक्षण इसे बनाए रखने के लिए कम खर्च और संसाधन की आवश्यकता होती है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्स सिटू संरक्षण की बात करें तो इसे बनाए रखने के लिए अधिक खर्चा लगता है और संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसे आर्टिफिशियल तरीके से जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए डेवलप किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। तो इसका पहला रीज़न है पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसका दूसरा रीज़न है हमारे खाने पीने की चीज़ें और फसलें जैव विविधता से ही आती है। और इसका तीसरा रीज़न है कई सारी दवाइयाँ पौधे और जानवर से ही बनाई जाती हैं। और अगर हम इसके आर्थिक लाभ की बात करें तो जैव विविधता टूरिज्म, कृषि और मछली पालन जैसे उद्योगों के लिए आधार प्रदान करता है, यानी कि एक बेस तैयार करता है, जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से विकास होती है, अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास होता है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है जलवायु नियंत्रण।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव विविधता क्लाइमेट को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जितने भी जो पेड़ और पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जो जलवायु परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है और इसकी वजह से वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं और जलवायु को स्टेबल रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क भी कहते हैं, और अभ्यारण्य के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले इसके मीनिंग के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल पार्क ये एरिया जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो ये जगह खास तौर पर जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है। यानी नेशनल पार्क के अंदर पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो इसके अंदर जितने भी जो जानवर होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और सभी जीव जंतु का संरक्षण करना है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। तो आइए अब हम बात करते हैं मानव गतिविधियों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल पार्क में किसी भी तरह की मानव गतिविधियाँ नहीं की जा सकती, यहाँ पर पूरी तरीके से बैन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर कुछ गतिविधियों की परमिशन होती है, जैसे कि चराई करना या फिर लकड़ी को इकट्ठा करना। तो आइए हम बात करते हैं कानूनी सुरक्षा के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल पार्क में यहाँ के जितने भी जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में यहाँ पर जो नियम है वो कम सख्त होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि इन एरिया का उपयोग किस किस चीज़ में किया जा सकता है। तो नेशनल पार्क का जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए किया जा सकता है, जितने भी जो साइंटिफिक रिसर्च हैं उनके लिए किया जा सकता है। इसके अलावा टूरिज्म के लिए किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभ्यारण्य के अंदर टूरिज्म के साथ साथ कुछ मानव गतिविधियों की भी परमिशन होती है, जैसे कि चराई करना और या फिर लकड़ियों को इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर परमिशन होती है। तो आइए हम बात करते हैं कंट्रोल के बारे में, यानी किस पर किसका कंट्रोल होता है। तो नेशनल पार्क पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही कंट्रोल होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें अभ्यारण्य के बारे में तो ये वन विभाग के नियंत्रण में होता है, यानी इसके कंट्रोल में होता है। तो आइए हम बात करते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो परियोजनाएं चलाई गई हैं उनकी क्या विशेषता है, यानी उनकी क्या खास बातें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये जगहें जानवरों और पौधों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि नेशनल पार्क की क्या विशेषता है, इसके क्या खास बातें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों को उनके प्राकृतिक जगह पर ही सुरक्षित रखा जाता है। ये जानवरों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करता है। जो नेशनल पार्क होते हैं ये लुप्त हो रही प्रजातियों जैसे बाघ, गेंडा और तेंदुओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की क्या विशेषता है, यानी इसकी क्या खास बातें हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभ्यारण्यों में पक्षियों, बाघों, हाथियों और अन्य प्रजातियों का संरक्षण होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अभ्यारण्य पर्यटकों यानी टूरिज्म और शोधकर्ताओं के लिए जैसे जैव विविधता की रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो आइए हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोस्फीयर रिजर्व बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जहाँ पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रजातियाँ और उनके आवासों की सुरक्षा की जाती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु और केरल में है, ये एशियाई हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और इसका दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये बाघों और मैंग्रोवन के लिए फेमस है। तो आइए हम समझते हैं भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो प्रमुख परियोजना है उनके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जो हमारी पहली परियोजना है वो है बाघ परियोजना, और दूसरी परियोजना है हाथी परियोजना, और तीसरी परियोजना है हमारी सर्प परियोजना, और जो चौथी परियोजना है वो है मगरमच्छ परियोजना। यानी जितने भी जो जानवर हैं जो कि विलुप्त होते जा रहे हैं उन्हें किस तरीके से बचा सकते हैं, उनके लिए ये सभी परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे बाघ परियोजना के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट बाघों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था।
इस परियोजना को 1973 में शुरू किया गया था और इसके तहत कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बाघों की संख्या को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करना था। नेक्स्ट है हाथी परियोजना। तो ये प्रोजेक्ट हाथियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत कई राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को हाथियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हाथियों की संख्या को बढ़ाना और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करना था। ठीक इसी तरीके से सरकार के द्वारा सर्प परियोजना को स्टार्ट किया गया था, जिसमें सांपों को बचाने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया था। ये परियोजना सांपों के अवैध शिकार, प्रदूषण और उनके आवास के नुकसान को रोकने के लिए बनाया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो भारत में स्नेक्स की प्रजातियों को बचाना था। नेक्स्ट है मगरमच्छ परियोजना। तो ये प्रोजेक्ट घड़ियाल, मगर और सागरीय मगरमच्छों की रक्षा के लिए स्टार्ट किया गया था। इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मगरमच्छों के प्राकृतिक आवास को बचाना था। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सतत विकास से पूछा जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर इसके प्रकारों के बारे में बताइए, और इसके अलावा इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके क्या मेन लक्ष्य हैं उसके बारे में बताइए, या फिर एजेंडा 21 के बारे में बताइए। कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सतत विकास का मतलब क्या होता है। तो सतत विकास का अर्थ होता है इस प्रकार से विकास करना जिसमें भावी पीढ़ी की जरूरतों और संसाधनों को प्रभावित किए बिना वर्तमान सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सतत विकास की अवधारणा आई कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सतत विकास की अवधारणा को 1987 में ब्रंटलेट कमीशन के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था कि विकास इस तरह से होना चाहिए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और वर्तमान समय की हमारी आवश्यकता को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन का संरक्षण हो सके। इसे ही कहा गया सतत विकास। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, और इसके अलावा इस समिट में दुनिया भर के लीडर्स और एक्सपर्ट्स आए थे, जिन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी जो इशू थे इसके बारे में डिस्कस किया था। मतलब इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी और दुनिया के देशों ने मिलकर एजेंडा 21 को अपनाया था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजेंडा 21 एक योजना है जो सतत विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना थी, जो ये बताती है कि कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास कर सकते हैं। और इसके अलावा एजेंडा 21 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर पर्यावरणीय संकटों से निपटने और भविष्य के लिए स्थिर और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए मोटिवेट करना था। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एजेंडा 21 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देना था। तो आइए अब हम एक एक करके एजेंडा 21 के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो गरीबी कम करना था। इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था वो प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना था। इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव पर्यावरण की रक्षा करना था। इसका चौथा ऑब्जेक्टिव शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। इसका पांचवा ऑब्जेक्टिव शिक्षा और जागरूकता फैलाना था। इसका छठा ऑब्जेक्टिव महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। इसका सातवां ऑब्जेक्टिव स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना था। इसका आठवां ऑब्जेक्टिव खाद्य सुरक्षा और खेती को बढ़ावा देना था। और इसका नवा ऑब्जेक्टिव जल और ऊर्जा का संरक्षण करना था। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गरीबी को कम करना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजेंडा 21 का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो गरीबी को कम करना और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना था, ताकि सभी को बुनियादी आवश्यकताएं यानी जो बेसिक नीड है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल सके। इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये अवेलेबल हो सके। इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसके अंदर पॉल्यूशन को कम करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना और प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना था। तो नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इसका ऑब्जेक्टिव था सभी को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा दी जाए ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके, जिससे हर व्यक्ति का जीवन बेहतर बन सके। इसका अगला ऑब्जेक्टिव था शिक्षा और जागरूकता को फैलाना, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।
जिससे लोग सतत विकास के इम्पोर्टेंस को समझ सकें और उसे अपनाएं। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। तो इसका ऑब्जेक्टिव था महिलाओं को समाज में इक्वल राइट्स देना, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें पावरफुल बनाना। और इसका अगला ऑब्जेक्टिव है जल और ऊर्जा का संरक्षण करना, मतलब जल और ऊर्जा के संसाधनों को बचाना और नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूछा जाता है, यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें यही बताना होता है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन होता क्या है और किन रीजंस की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और इसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं, उसके सॉल्यूशन के बारे में बताइए। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो धरती का मौसम धीरे धीरे और लगातार बदलता रहता है और इसी को कहते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। जैसे कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी बारिश कम होती है या फिर कभी बहुत तेज हवा चलती है। ये सब बदलाव धीरे धीरे और लंबे समय तक होते हैं, इन्हीं को कहते हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के क्या रीजंस होते हैं। तो इसके 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। मैं आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वी का झुकाव, समुद्री धाराएं और ज्वालामुखी विस्फोट, इन सभी को प्राकृतिक कारण माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनोन्मूलन, शहरीकरण और औद्योगिकरण, इन सभी को मानवीय कारण माना जाता है। तो आइए एक एक करके इन सभी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक कारण के अंदर पृथ्वी के झुकाव के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पृथ्वी के झुकाव की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसीलिए पृथ्वी के झुकाव के कारण जलवायु में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर ऑक्साइड जैसे गैसें पृथ्वी की सतह से बाहर जाने वाली गर्मी को रोकती है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है वनोन्मूलन। पेड़ और वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ने और जलवायु परिवर्तन को रोकता है। लेकिन लगातार बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। इसका अगला सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है औद्योगिकरण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, औद्योगिक गतिविधियाँ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अनेक प्रकार की जहरीली गैसों को उत्सर्जित करती है, यानी इसे प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ओजोन परत का ह्रास होता है और भूमंडलीय ताप में वृद्धि होती है, यानी जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्षा, समुद्र जलस्तर, कृषि, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य और तापमान में वृद्धि, ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, यानी कि इससे निपटने के क्या क्या उपाय हैं, क्या सॉल्यूशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु शिक्षा और लोगों को जागरूक करना इन सभी चीज़ों के बारे में। इन सभी चीज़ों से हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या प्रयास किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, भारत का राष्ट्रीय कार्य योजना, पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु परिवर्तन की नीति, पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर, तो इन सभी चीज़ों को भारत ने अपनाया है, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकें, रोक सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए वर्ल्ड वाइड क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं।
तो इसमें पहला पॉइंट है पेरिस समझौता, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, चौथा है नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, पांचवा है जलवायु वित्त। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेरिस समझौते के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिस समझौता 2015 में 195 देशों के बीच एक समझौता था। इसका मकसद था कि दुनिया का तापमान बढ़ने से रोका जाए और इसे 2 डिग्री सेल्सियस से भी कम रखा जाए, ताकि जलवायु परिवर्तन के नुकसान को कम किया जा सके। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को कम करना, साफ और नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर और पवन ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना और जलवायु परिवर्तन के असर से बचने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि 1997 में क्योटो यानी जापान में हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव 2008 से 2012 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसे हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर्स जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीतियाँ और समझौते पर डिस्कशन करते हैं। इन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वैश्विक सहयोग और कार्रवाई की प्लानिंग की जाती है कि हम किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व स्तर पर नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनके उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है जलवायु वित्त। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी जो विकसित देश हैं उन्होंने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मदद करने के लिए पैसे यानी मनी देने का वादा किया है। तो अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो अम्लीय वर्षा पे पूछा जाता है, जिसमें आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अम्लीय वर्षा क्या है, इसके कारणों और इसके प्रभावों का वर्णन करें। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये अम्लीय वर्षा होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अम्लीय वर्षा एक तरह की वर्षा होती है जिसमें नॉर्मल से ज़्यादा अम्लीयता होती है। जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायन प्रोड्यूस होते हैं। ये रसायन वायुमंडल में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे हानिकारक गैसों को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो आइए हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के क्या कारण हैं। तो इसे 2 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें जो पहला सबसे बड़ा रीज़न है वो है प्राकृतिक कारण, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है मानव जनित कारण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वालामुखी विस्फोट या फिर वनस्पति जीवों का अक्षय, इन सभी को प्राकृतिक कारण में शामिल किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, जीवाश्म ईंधनों का दहन, इन सभी को मानव जनित कारण माना जाता है। तो आइए अब हम प्राकृतिक कारण को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे अगर इसमें मैं बात करूं ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में, तो जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें प्रोड्यूस होती हैं, जो बाद में वायुमंडल में वर्षा के साथ मिलकर अम्लीयता का कारण बनती है, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें मानव जनित कारण के बारे में, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो है औद्योगिक प्रदूषण। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट है वाहन प्रदूषण। तो वाहनों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें वातावरण में जाकर मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो इसका अगला सबसे बड़ा रीज़न है जीवाश्म ईंधनों का दहन। तो जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाया जाता है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे रसायन प्रोड्यूस होते हैं। ये रसायन वायुमंडल में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे हानिकारक पॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आखिर अम्लीय वर्षा से क्या इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इसमें सबसे पहले हम पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम स्मारक और मूर्ति पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उसे समझेंगे, और इसके बाद हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें सबसे पहला प्रभाव पड़ता है जलाशयों का अम्लीकरण हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा जलाशयों में गिरती है तो पानी का जो pH स्तर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मछलियों और जितने भी जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये जितने भी जीव जंतु हैं ये ऐसे ड्रेन में नहीं रह सकते। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पौधों और वृक्षों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा पौधों की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे पौधों की वृद्धि और पोषण को असर पड़ता है। नेक्स्ट है मृदा यानी मिट्टी का अम्लीकरण। तो अम्लीय वर्षा मृदा के पीएच स्तर को घटाती है, जिससे मृदा में आवश्यक जितने भी जो खनिज होते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कृषि यानी खेती पर इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्मारक और मूर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अम्लीय वर्षा में मौजूद अम्ल इमारतों, मूर्तियों और स्मारकों पर चूना पत्थर और जितने भी जो संगमरमर से बनी चीज़ें होती हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे कि सांस लेने वाली जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, खांसी और स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा की वजह से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ जाता है, जो कि वायुमंडल की गुणवत्ता को खराब करता है और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओजोन परत के ऊपर पूछा जाता है, जिसमें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत के क्षरण के कारण एवं प्रभाव के बारे में बताइए। यानी जो हमारी ओजोन लेयर है वो पतली हो गई है, उसके क्या कारण है उसके बारे में बताइए, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में बताइए। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये ओजोन परत होती क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन परत संताप मंडल में पाई जाने वाली सुरक्षात्मक परत है, जो कि सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसे यूवी रेज भी कहते हैं, उससे हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत का क्षरण का मतलब है ओजोन परत का पतला हो जाना, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण और जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम बात करते हैं ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण हैं, यानी किन रीज़न की वजह से हमारी जो ओजोन परत की लेयर है वो पतली हो गई है। तो इसका पहला रीज़न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन। इसका दूसरा रीज़न है हेलोन गैस का उत्सर्जन। इसका तीसरा रीज़न है वाहनों और फैक्ट्रियों से प्रदूषण। इसका चौथा रीज़न है रॉकेट और जेट विमानों का धुआं। इसका पांचवा रीज़न है ज्वालामुखी विस्फोट। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है। ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हेलोन गैस के उत्सर्जन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले हेलोन गैस भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है वाहन और फैक्ट्रियों से प्रदूषण। तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस से ओजोन परत को काफ़ी कमज़ोर करती है। नेक्स्ट है रॉकेट और जेट विमानों का धुआं। तो ऊंचाई पर उड़ने वाले रॉकेट और विमानों से निकलने वाला धुआं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले हानिकारक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आइए हम बात करते हैं कि ओजोन परत के क्षरण के क्या प्रभाव होते हैं, यानी इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका पहला पॉइंट है त्वचा कैंसर। तो जो यूवी रेज होती है यानी जो पराबैंगनी किरणें होती है उनके संपर्क में आने से त्वचा कैंसर होता है। और इसके अलावा आंखों की समस्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पराबैंगनी किरणों की वजह से मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि पौधों और फसलों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यूवी किरणें फसलों की पैदावार और पौधों की वृद्धि को रोक सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि समुद्री जीवों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूवी किरणों की वजह से मछलियों के अंडों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, जिससे कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ओजोन परत के पतले होने की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा। ओजोन परत के पतले होने की वजह से अम्लीय वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पर्यावरणीय आंदोलनों के ऊपर पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में जो भी पर्यावरणीय आंदोलन चलाए गए थे, जैसे कि चिपको आंदोलन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। और इसके जो आंसर है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारे नोट्स हैं वो हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाएंगे,
जिसमें हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू नोट्स को डाउनलोड करके अभी से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट्स चाहिए तो जो नोट्स का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है। जैसे ही आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके जस्ट नीचे हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का वीडियो का लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, देन आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी और आप अपने इस सब्जेक्ट को और डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो वीडियो के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू। और इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे यूट्यूब चैनल का होम पेज का लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप हमारी पुरानी, नई और यहाँ तक कि आने वाली सारी की सारी वीडियोस को इजीली वॉच कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इसके साथ ही हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो और एसओएल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी आपके पास अपडेट आएगा वो सबसे पहले हमारे थ्रू ही आप तक पहुँचेगा। तो नोट्स के अंदर इसके बाद हमने आपको प्रोवाइड किया है सिलेबस। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस है, जिनमें टोटल आपको 3 यूनिट्स ही पढ़नी है। इसके अलावा हमने आप सभी को प्रोवाइड किया है क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आपको ये नॉलेज हो सके कितने टाइम में आपको अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा मैंने आपको प्रोवाइड किया है अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन, आंसर के साथ मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आंसर है वो आपको टू द पॉइंट मिलने वाले हैं और अगर आपने इस आंसर को अपने एग्जाम में लिखा तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पीडीएफ के अंदर से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और कमेंट में ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कमेंट करते हैं कि इस सब्जेक्ट पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बता दूँ कि आपको सब्जेक्ट के साथ-साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है, ये भी मेंशन करना होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो को अपलोड कर पाएँगे, वीडियो को बना पाएँगे। सो प्लीज़ मेक श्योर जब आप कमेंट करें तो इसमें ये भी बताइएगा कि एग्ज़ाम आपका किस डेट को है। तो यहाँ पर होते हैं नोट्स खत्म। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।